चैप्टर 6 नियति और बीस्ट का सामना। उसकी बात पर पहले तो पाइथन ने उसे अजीब तरह देखा और फिर सिर हिला दिया, जिस पर जैगुआ ने उसे ताना देते हुए कहा, तू भी न किसी काम का नहीं है। हाँ, जैसे आप तो बड़े काम के हो, पूरे दिन बीस्ट के साथ मैं रहता हूँ। मैं पाइथन। उसकी बात से जैगुआ चिढ़ गया और मुंह बनाते हुए उसने कहा, और मैं जैगुआ हूँ। जैगुआ समझा। तभी बीच में टाइगर ने दोनों को डांटते हुए कहा, ओ जस्ट शट अप। तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना छोड़कर काम पर ध्यान दो। पाइथन तू जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर, और जैगुआ तू जाकर गार्ड से पूछताछ कर, कल जितने भी लोग विला में आए थे मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर दोनों ने कुछ नहीं कहा और एक दूसरे को घूर कर चले गए। वहीं उधर नियति आस्था के साथ वापस उसके घर आ गई थी। आस्था की तबीयत अब पहले से ठीक लग रही थी। उसकी हालत देखकर ही शीला ने उसे आराम करने के लिए उसे घर भेज दिया था। आस्था बेड पर लेटी थी और नियति किचन में उसके लिए कुछ खाने का बना रही थी, पर उसका सारा ध्यान कल रात और आज सुबह की हालातों पर था। अभ्रम का उसे पकड़कर सोना और उसे धमकी देना, ये सब याद कर नियति अंदर ही अंदर डर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब आस्था को बताए या नहीं। जहाँ एक तरफ नियति के ख्यालों में अभ्रम था तो वहीं उसके ख्यालों में भी नियति थी। वो अपने रूम में बैठा था और नियति की पायल को अपने सामने लटकाए उसे एक टक घूर रहा था कि तभी उसने पायल को घूरते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे किसी दुश्मन ने भेजा है। मुझे मार नहीं सकते, इसलिए उन्होंने लड़की का सहारा लिया है, पर वे जानते नहीं कि बीस्ट क्या कर सकता है। अगर तुम वही हुई तो तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो अब तक मुझे धोखा देने वालों को मैं देता आया हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे के भाव एकदम कठोर थे। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। उसके इस रूप को देखकर कोई भी डर जाता। अगर नियति अभी उसके सामने होती तो शायद वो उसे अपने हाथों से ही मार डालता। अभ्रम को धोखा और झूठ पसंद नहीं था। उसे धोखा और झूठ से सख्त नफरत थी। उसे आज तक जितने भी लोगों ने धोखा दिया, उससे झूठ बोला, उसने सभी को इतनी बुरी सजा दी कि देखने वालों की रूह तक कांप जाए। जैगुआ और टाइगर दोनों ही उसकी क्रूरता से वाकिफ थे। उन्होंने उन लोगों को सजा देते देखा था, इसलिए दोनों ही अपनी जी जान लगाकर उसके दिए गए समय से पहले नियति को ढूंढने में लगे थे। टाइगर पाइथन के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, पर उसे अभी तक कोई संदेहजनक आदमी नहीं दिखा था। तभी वहां जैगुआ आ गया और उसने दोनों से कहा, गार्ड से पूछने पर यही पता चला है कल आस्था आंटी के साथ एक लड़की आई थी, उसके अलावा कोई भी नया शख्स विला में नहीं आया। उसकी बात सुनते ही टाइगर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर नियति दिखने लगी। जैगुआ की बात सुनकर टाइगर को याद आया कि कल उसने विला में नियति को ही देखा था। तभी उसने सोचते हुए कहा, कहीं वो लड़की आस्था आंटी की बेटी नियति तो नहीं। इतने में ही पाइथन ने कहा, अरे ये तो वही लड़की है। उसका इशारा लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाई दे रही नियति पर था। दोनों ने उसकी बात सुनकर लैपटॉप पर दिख रही नियति को देखा। उसे देखकर टाइगर ने पाइथन से पूछा, तू इसे कैसे जानता है? पाइथन ने कहा, ये वही लड़की है जो उस दिन कार के सामने आ गई थी। ये सुन जैगुआ ध्यान से नियति को देखने लगा और उसे देखते हुए बोला, इसका मतलब कल बीस्ट इसी लड़की की बात कर रहे थे। दोनों की बात पर टाइगर बोला, पर इसे तो मैंने बीस्ट के सामने जाने से मना किया था और इसे बीस्ट से छुपकर रहने के लिए कहा था, फिर ये उनके ही कमरे में कैसे चली गई? ये बोल वो सोचने लगा। तभी जैगुआ ने कहा, हम इसी से क्यों नहीं पूछ लेते, ये बीस्ट के कमरे में क्या करने गई थी? उद्धरण चिन्ह। गुड आइडिया, पाइथन बोला तो जैगुआ ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, मैं हमेशा अच्छा ही बोलता हूँ, फालतू तो तू बोलता है। ये बोल वो हंसने लगा। टाइगर ने दोनों को घूर कर देखा और उन्हें डांटते हुए कहा, तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो और शाम के बारे में सोचो, बस कुछ घंटे बचे हैं। हाँ, तो अब लड़की मिल तो गई है, अब बस उसे यहाँ लेकर आना है। वैसे ये लड़की है कहाँ? दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ के पूछने पर टाइगर ने कहा, आस्था आंटी लेकर आई थी उसे, उनके साथ ही होगी, किसी से पता करवाओ आस्था आंटी विला में अभी है या चली गई? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर पाइथन ने कहा, मैं पता करके आता हूँ। ये बोल वो जैगुआ को घूरते हुए वहां से चला गया। तो उसने पाइथन को मुंह बनाते हुए देखकर कहा, पता नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे ही क्यों ऐसे घूरता रहता है? टाइगर बोला, तू फिर शुरू हो गया। कोट, अरे नहीं यार, मैं तो ये बोल रहा था आस्था आंटी की कोई बेटी नहीं है, फिर ये एक दिन में इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आ गई? बोलते हुए जैगुआ की स्क्रीन पर देख रही नियति को ही कोई देख रहा था। तो वहीं उसकी बात पर टाइगर ने सोचते हुए कहा,
ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि तेरे पास मेरे जितना दिमाग नहीं है ना। ये बोल जैगुआ हंसने लगा। तो टाइगर उसे घूरने लगा। मुझे घूर मत और काम पर ध्यान दे, वरना ब्लैकी का डिनर तू और ब्रेकफास्ट में बनूंगा। कोट। वे दोनों अभी एक दूसरे से आर्ग्यू कर ही रहे थे कि तभी वहां पर पाइथन आ गया। आस्था आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर चली गई और वो लड़की नियति वो भी उनके साथ गई है। पाइथन की बात पर जैगुआ बोला, हाँ तो तू यहाँ क्या कर रहा है? ड्राइवर है न, जाकर लेकर आ मैडम को। उसे फिर से पाइथन को परेशान करते देखकर टाइगर ने पाइथन से कहा, तुझे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, आज के बाद तू इसकी रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और जैसी टोन में ये तुझसे बात करेगा तू भी इससे वैसे ही बात करेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर जैगुआ टाइगर को घूरने लगा तो वही पाइथन धीरे से हंस रहा था। टाइगर ने आगे कुछ नहीं कहा और उठकर चला गया। उसके पीछे जैगुआ भी चला गया। जब वे दोनों आस्था के घर पहुंचे तो आस्था भी दोनों को अपने घर में देखकर हैरान रह गई। बेटा तुम दोनों यहाँ? टाइगर ने कहा। आस्था आंटी वो लड़की कहाँ है जो कल आपके साथ बीस्ट विला आई थी? आस्था बोली, नियति बेटा वो मेरी दवाई लेने गई है, आती होगी। तभी जैगुआ बैठते हुए बोला, ठीक है, हम यही उसका इंतजार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों को देखकर आस्था बोली, क्या नियति से कोई गलती हुई है बेटा? टाइगर उसे सब बता देना चाहता था पर आस्था की तबीयत खराब देखकर वो चुप ही रहा। करीब आधा घंटा गुजर जाने के बाद जब नियति नहीं आई तो दोनों को शक हुआ। वहीं आस्था के चेहरे पर घबराहट देखकर जैगुआ ने कहा, आंटी आप आराम करिए, नियति हमें मिल जाएगी तो हम उसे बीस्ट विला ले जाएंगे, आप परेशान मत होना। ये बोल वे दोनों चले गए। आस्था के मुंह की बात उसके मुंह में ही रह गई। दोनों के जाने के बाद आस्था ने खुद से कहा, क्या नियति से कोई भूल हुई है? वही दोनों ने आस्था के घर के पास के सभी केमिस्ट शॉप को चेक कर लिया था पर नियति उन्हें किसी भी शॉप पर नहीं मिली। परेशान होकर दोनों गाड़ी के पास आए और जैगुआ ने टाइगर से कहा, अब तो मुझे भी यही लग रहा है, वो लड़की बीस्ट को नुकसान पहुंचाने ही आई थी। उद्धरण चिन्ह। तो उसकी बात पर टाइगर बोला, पर किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने बीस्ट के पास लड़की भेजी? ये सब छोड़ और टाइम देख, शाम होने में कुछ ही घंटे बाकी है। उसकी बात पर टाइगर ने कहा, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, उसे पूरे दिल्ली शहर में ढूंढो, वो शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वे दोनों ही फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगे। हल्का अंधेरा हो गया था। टाइगर और जैगुआ दोनों ही वापस विला जा रहे थे कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने किसी के आ जाने से जैगुआ ने ब्रेक लगाया। तभी एक लड़की के चीखने की आवाज दोनों के कानों में गई। उनकी गाड़ी के सामने आया शख्स एक लड़की थी। ये देखकर दोनों ही गाड़ी से जल्दी बाहर आए और लड़की के पास गए। वो बिना दुपट्टे के अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढके खड़ी थी। उसकी ड्रेस के स्लीव्स फटे हुए थे। ये देखकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और जैगुआ ने लड़की से पूछा, तुम ठीक हो? उसकी आवाज सुनकर लड़की ने अपने चेहरे पर से हाथ हटाया तो उसका चेहरा देखकर टाइगर ने चौंकते हुए कहा, तुम? उसके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं नियति थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, उसके चेहरे पर डर दिख रहा था। कुछ देर बाद वे सभी बीस्ट विला में थे। अब्रम सोफे पर राजा की तरह बैठा था और उसके सामने नियति खड़ी थी। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे थे और उसके मुंह को काले कपड़े से ढका हुआ था। टाइगर और जैगुआ दोनों ही उसके अगल बगल खड़े थे। नियति को देखते हुए अब्रम ने मन में कहा, तो तुम हो वो जो कल पूरी रात मेरे रूम थी? कल रात को याद करते ही उसका चेहरा तन गया और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तभी उसने टाइगर को इशारा किया तो उसने नियति के चेहरे पर से कपड़ा हटा दिया। कपड़े के हटते ही नियति जोर जोर से सांस लेने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर ये कपड़ा उसके मुंह पर से नहीं हटता तो वो मर जाती। पसीने से नियति का चेहरा भीगा हुआ था। उसके आगे के कुछ बाल भी पसीने से गीले हो गए थे और उसके बालों की लटें उसके चेहरे और गर्दन पर चिपकी हुई थी। उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका था और अब्रम की आंखें उसके पूरे अस्तित्व पर घूम रही थी और उसके पूरे वजूद को खंगाल रही थी। अभी नियति खुद को संभाल ही रही थी कि तभी अब्रम की कर्कश आवाज उसके कानों में गई। कौन हो तुम? ये सुनते ही नियति का पूरा शरीर कांपने लगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नजरें उठाकर अब्रम को देख सके। तभी अब्रम ने उसके लड़खड़ाते पैरों को देखकर जैगुआ को इशारा किया तो उसने चेयर ले जाकर नियति को उस पर बिठा दिया। CH7 बीस्ट का टॉर्चर। नियति के होठों के नीचे एक काला तिल था। तिल को देखकर बीस्ट ने खुद से कहा,
तो तुम वही हो। कौन है जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में प्लान किया है? किसने भेजा है तुम्हें? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। अब्रम नियति को देखते हुए सोच रहा था। वही नियति उसे डरी सहमी निगाहों से देख रही थी। अब्रम के पूछने पर उसने कहा, मेरा नाम नियति है। अब्रम की तरफ से एक और सवाल आया, किसने भेजा है तुम्हें? किसके कहने पर तुम यहाँ आए हो? उद्धरण चिन्ह। नियति ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा। यहाँ तो मुझे आस्था माँ लेकर आए हैं। अब्रम ने कहा, मैं आस्था माँ की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका नाम बताओ मुझे जिसने तुम्हें मेरा एड्रेस दिया है, जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में प्लान किया है। तुम यूं ही नहीं आए हो, तुम्हारा कोई मकसद है, बताओ किस इरादे से आए हो तुम? उसकी बात पर नियति रुआसी आवाज में बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे माँ के पास जाना है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसकी आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़ककर उसके गाल पर आ गया। पर तब भी अब्रम को उस पर तरस नहीं आया और उसने अपने उसी ऑरा को बरकरार रखते हुए कहा, एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम। अच्छा है, पर यहाँ ना किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है ना किसी ड्रामा का ऑडिशन। तो जो पूछा जाए उसका सच सच जवाब दो, वरना झूठ बोलने की सजा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरी होगी। उसकी बातें नियति को डरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में उससे बात कर रहा है। उसने फिर कहा, प्लीज मेरा यकीन करिए, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ आस्था माँ के साथ आई थी। नियति की जिद देखकर अब्रम के माथे पर सिलवटें आ गई। तभी उसने अपने पास खड़े टाइगर, जैगुआर और पाइथन को देखते हुए कहा, लड़कियों को किन किन चीजों से डर लगता है? उसके पूछने पर तीनों एक एक कर उसे बताने लगे। 20 लड़कियों को सबसे ज्यादा कॉकरोच से डर लगता है, जैगुआ बोला। उसके बोलने के अगले पल ही टाइगर भी बोला, 20 छिपकली, कुत्ता। इतने में पाइथन भी बोल पड़ा, 20 चूहा। सबकी बात सुनकर 20 ने कहा, जाओ सब ले आओ। वही जब नियति ने ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी फटी आंखों से अब्रम को देखने लगी। उसकी सांसें जैसे उसके गले में आकर अटक गई थी। अब्रम उसे साक्षात शैतान लग रहा था। उसकी बात सुनकर नियति ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, प्लीज नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे जाने दो। अब्रम उसे देख होठों को तिरछा कर बोला, देखते हैं तुम अब्रम सिंह चौहान का टॉर्चर किस हद तक झेल सकती हो। कुछ ही देर में वे तीनों ही छिपकली, कॉकरोच और चूहों के साथ वहां पर मौजूद थे। नियति के सामने रखे हुए तीनों बॉक्स, जिनमें छिपकली, कॉकरोच और चूहे थे, उन्हें देखकर नियति का गला सूख गया था। वो बार बार अपनी गर्दन को ना में हिला रही थी। वहीं उसे डरते देखकर अब्रम को मजा आ रहा था। तभी उसके इशारे पर पाइथन ने बॉक्स में से एक कॉकरोच निकालकर उसे लेकर नियति के पास जाने लगा। कॉकरोच को देखकर नियति की आंखें डर से बड़ी हो गई। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, इसे मुझसे दूर रखो, प्लीज नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी उसके इशारे पर पाइथन ने बॉक्स में से एक कॉकरोच निकालकर उसे लेकर नियति के पास जाने लगा। कॉकरोच को देखकर नियति की आंखें डर से बड़ी हो गई। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, इसे मुझसे दूर रखो, प्लीज नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसके रोने और गिड़गिड़ाने से किसी को वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पाइथन ने कॉकरोच उसके कंधे पर रख दिया तो नियति अचानक से खड़ी हो गई और अपने कंधों को झटक दिया। कॉकरोच उसके कंधे से नीचे गिर गया। उसे देखकर नियति रोने लगी। उसे रोते देखकर अब्रम को सुकून मिल रहा था। तभी उसने जैगुआ को इशारा किया तो वो छिपकली लेकर नियति के पास जाने लगा। ये देखकर नियति डर से पीछे हटने लगी। वो पीछे हटते हटते अब्रम के पास आ गई। जैगुआ भी उसके नजदीक आ गया था। जैगुआ ने हाथ बढ़ाकर छिपकली को उसके ऊपर रखना चाहा तो नियति एकदम से पीछे हो गई और लड़खड़ाकर अपने पीछे बैठे अब्रम की गोद में गिर गई। उसने गिरते ही डर से अपना चेहरा अब्रम के सीने में छुपा लिया और रोते हुए बोली, प्लीज नहीं, इसे मुझसे दूर रखो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। नियति अपने ही धुन में उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए बोले जा रही थी। वहीं इस नज़ारे को देखकर जैगुआ, पाइथन, टाइगर तीनों ही शॉक रह गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो। वो एक ही पोजीशन में खड़े हैरानी से आंखें फाड़े इस नज़ारे को देख रहे थे। तो वहीं नियति के अचानक इतने करीब आ जाने से अब्रम चौंक गया था। नियति की गर्म सांसें उसके गर्दन और चेस्ट पर पड़ रही थी। अब्रम के शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट झलक रही थी। नियति ने डर से उसकी कॉलर को अपने छोटे छोटे हाथों में भर लिया। वो अभी भी उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए रो रही थी।
उसके आंसू अब्रम के कपड़े और सीने पर गिर रहे थे। कुछ सेकंड के लिए वो भी फ्रिज हो गया था, पर जैसे ही वो अपने सेंस में आया उसने कसकर अपनी मुट्ठी को बंद किया और अपनी कर्कश आवाज में कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की। नियति उसकी आवाज सुनकर डर गई। उसने चौंक कर अपना सिर ऊपर उठाया और अब्रम को देखा। दो काली आंखें उसे ही घूर रही थी। नियति की आंसुओं से भीगी आंखें जब उसकी आंखों से मिली तो कुछ पल के लिए वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते ही रह गए। अब्रम कुछ पल के लिए नियति की आंखों और उसके मासूम चेहरे में खो गया, जो रोने की वजह से लाल पड़ चुका था। उसके दर्द को देखकर अब्रम को कुछ एहसास हुआ, पर उसने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए नियति की आंखों में देखते हुए कहा, ओह, तो तुम यहाँ इसके लिए आए हो। नियति को उसकी बातें समझ नहीं आई, इसलिए वो असमंजस में उसे देखने लगी। तभी अब्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मुझे सेड्यूस करने के लिए भेजा है ना तुम्हें उन लोगों ने। नियति को इंग्लिश आती थी, पर इतनी नहीं कि उसे हर बात का मतलब पता हो। उसके लिए ये शब्द नया था, उसे सेड्यूस शब्द का मतलब नहीं पता था, इसलिए वो अभी भी उसे कंफ्यूजन में देखी जा रही थी। तभी अब्रम ने फिर कहा, तुम्हारी खूबसूरती का जादू मुझ पर नहीं चलेगा, इसलिए उठो मेरे ऊपर से और मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। समझी तुम? नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर नियति तुरंत ही उसके ऊपर से हट गई। उसके उठते ही अब्रम भी उठकर खड़ा हो गया। बताओ मुझे उसका नाम क्या है? क्या वो अतीश खन्ना है या उसका बाप अरविंद या कोई और? बताओ मुझे, तुम्हें किसने भेजा है? उसके पूछने पर नियति ने सुबकते हुए न में सिर हिला दिया और पीछे हटने लगी। वो पीछे हटते हुए टाइगर के पास चली गई। तभी वो उससे टकराकर गिरने लगी तो टाइगर ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। उसके पूछने पर नियति ने सुबकते हुए न में सिर हिला दिया और पीछे हटने लगी। वो पीछे हटते हुए टाइगर के पास चली गई। तभी वो उससे टकराकर गिरने लगी तो टाइगर ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। ये देखकर अब्रम ने टाइगर को घूर कर देखा तो टाइगर जल्दी से पीछे हो गया। अब्रम नियति के पास गया और उसे घूरते हुए उसने कहा, ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है तुम्हारी, पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हो तुम, तो अब मैं भी देखता हूँ और कब तक तुम मुझे सहन कर सकती हो। ये बोल वो नियति का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर पाइथन, जैगुआर और टाइगर तीनों ने एक दूसरे को देखा और पाइथन ने कहा, पता नहीं अब बीस्ट क्या करेंगे इस मासूम लड़की के साथ। उद्धरण चिन्ह। जैगुआर उन्हें देखते हुए बोला, मुझे तो ये इनोसेंट लग रही है। टाइगर भी उन्हें देखते हुए बोला, लग तो मुझे भी इनोसेंट ही रही है, पर बीस्ट को ये बात कौन समझाए। उन्हें तो यही लग रहा है किसी ने जानबूझकर नियति को उनके पास भेजा है। वेल, अगर ये सच है तो नियति की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसने बीस्ट का सामना भी किया और अपना सच भी नहीं बताया। जैगुआर सोचते हुए बोला। उसकी बात सुनकर टाइगर और पाइथन दोनों उसे देखने लगे। दोनों को खुद को इस तरह देखते देखकर जैगुआर बोला, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ। कोट। दोनों ने सिर हिलाया और चले गए। उनके जाने के बाद जैगुआर ने उस तरफ देखते हुए कहा, जिस तरफ बीस्ट नियति को ले गया था। दोनों ने सिर हिलाया और चले गए। उनके जाने के बाद जैगुआर ने उस तरफ देखते हुए कहा, जिस तरफ बीस्ट नियति को ले गया था। पता नहीं अब इस लड़की का क्या होगा। बीस्ट का टॉर्चर सहने से तो अच्छा है ये बीस्ट को अपना सच बता दे। वहीं अब्रम नियति का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले जा रहा था। पहले मेरी गाड़ी के सामने जानबूझकर आ गई, जब वहां कुछ नहीं हुआ तो आस्था आंटी के जरिए तुम मेरे घर में आ गई और फिर मेरे बेडरूम में। ये बोलते हुए उसने खींचकर नियति को अपने सामने किया। वो उसके सामने खड़ी डर से कांप रही थी। अब्रम ने तिरछी मुस्कान अपने होठों पर सजाते हुए उसे देखा और फिर उसके पीछे स्विमिंग पूल को देखा। नियति अभी भी रो रही थी। रोने की वजह से अब उसे हिचकियां आ रही थी। तभी उस पर कोई रहम न दिखाते हुए अब्रम ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे पीछे की तरफ धकेला तो वो स्विमिंग पूल में गिर गई। वो पानी में गिरते ही छटपटाने लगी, पर कुछ ही देर में नियति स्विमिंग पूल में खड़ी हो गई। उसे तैरना आता था, इसलिए उसने किसी की मदद लिए बिना ही खुद को संभाल लिया। स्विमिंग पूल का पानी नियति के कंधों से थोड़ा ही नीचे था। वो स्विमिंग पूल में खड़ी गहरी गहरी सांस लेते हुए अब्रम को देख रही थी और अब्रम स्विमिंग पूल के पास रखी रेस्टिंग चेयर पर उसे देखते हुए बैठ गया। उसने वाइन की बोतल उठाकर नियति को देखते हुए ग्लास में वाइन सर्व करते हुए कहा, बहुत स्ट्रांग हो तुम, पर मुझे स्ट्रांग चीजों को तोड़ना आता है। उद्धरण चिन्ह।
ये बोलकर उसने वाइन का सिप लिया और नियति को देखते हुए आगे कहा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। मुझे उसका नाम बताओ और पूल से बाहर आ जाओ, नहीं तो रात भर ऐसे ही खड़ी रहो। उसकी बात सुनकर नियति चौंक गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने अब्रम को मन ही मन कोसते हुए कहा, सच में जानवर हैं आप? मेरी कोई गलती न होते हुए भी मुझे सजा दे रहे हैं, बहुत बुरे हैं आप। मैं आस्था माँ को आपका असली चेहरा दिखाऊंगी, उन्हें बताऊंगी कि आप अच्छे नहीं, एक बहुत बुरे इंसान हैं। वो भीगी आंखों से अब्रम को देखे जा रही थी, वहीं वो भी वाइन की सिप लेते हुए उसे ही देख रहा था। नियति का चेहरा पानी से भीगकर और साफ हो गया था। वहां फैली पीली रोशनी में उसकी स्किन डायमंड की तरह चमक रही थी और अब्रम की नजरें उसे एकटक बिना पलके झपकाए देख रही थी। उसकी आंखें उसके चेहरे पर घूम रही थीं। नियति उसके इस तरह देखने से अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर खुद को ढक लिया, तो देखकर वो होठों को तिरछा कर मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते देखकर नियति मन में बोली, ये जानवर ही नहीं वैसी दरिंदा भी है। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, नियति को ठंड लगना शुरू हो गया था। वो स्विमिंग पूल में खड़ी कांपने लगी थी, पर अब्रम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे इस हालत में देखकर उसे सुकून मिल रहा था। क्या अब्रम नियति को ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा? क्या वो कभी नियति पर भरोसा करेगा? अब कैसे देगी नियति अपनी बेगुनाही का सबूत? पढ़ने के बाद कमेंट और रिव्यू देना ना भूलें। चाहे टर्टल तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? नियति को अब बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और वो ठंड से कांपने लगी थी। उसके दांतों से आती किटकिट की आवाजें अब्रम को सुकून दे रही थी। उसे देखते हुए नियति ने अपने मन में कहा, जानवर है ये, इनमें और उसमें कोई फर्क नहीं। कमजोर लोगों पर ये दोनों ही अपनी ताकत आजमाते हैं। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। उद्धरण चिन्ह। उसने एक आह भरते हुए अपनी आंखें बंद करी। तभी उसकी आंखों के सामने ऐसा ही एक मंजर कौंध गया। एक लड़की सूट सलवार पहने डरी सहमी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे और वो रोते हुए हाथ जोड़े माफी मांग रही थी। उसके सामने व्हील चेयर पर बैठा एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 से 60 साल के आसपास रही होगी। वो होठों पर कुटिल मुस्कान सजाए उस लड़की को ही देख रहा था। उस आदमी के इशारे पर उसके दो आदमी आगे आए और लड़की के ऊपर बाल्टी से पानी की बौछार करने लगे। वे लोग लगातार लड़की के ऊपर पानी से प्रहार किए जा रहे थे। वो लड़की अब उन लोगों के प्रहार का सामना नहीं कर पा रही थी। उसका शरीर अब धीरे धीरे शिथिल हो गया था। उसे बेहोश होते देखकर व्हील चेयर पर बैठे आदमी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, इथा शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पहला चरण। इस मंजर को याद कर नियति ने अपनी बोझल होती आंखों को मुश्किल से खोला, तो उसकी आंखों के सामने अब्रम का चेहरा था। उसे देखते हुए नियति की आंखें फिर से बोझल हो गई और वो बेहोश होकर पूल में गिर गई। ये देखकर वो होठों को तिरछा कर मुस्कुराया और वाइन का ग्लास टेबल पर रखते हुए खड़ा हुआ। वो अपने कदमों को बहुत आराम से रख रहा था। उसने नियति के पास जाने में कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उसे तो नियति को इस तरह देखकर और मजा आ रहा था। वो उसे देखते हुए ही पूल में उतरा और नियति को अपनी बाहों में लेकर पूल से बाहर आया। अब्रम उसे एक रूम में ले गया और उसे बेड पर रख दिया। तभी उसने नियति के सफेद पर चुकी चेहरे को देखते हुए कहा, बहुत हिम्मत है तुम में, पर मैं भी तुम्हारी हिम्मत को तोड़कर रहूंगा। ये बोलकर वो रूम से चला गया। उसके जाने के करीब 5 मिनट बाद एक मेड आई। उसकी उम्र भी शीला और आस्था की जितनी थी। उसका नाम स्नेहा था। उसने एक नज़र बेड पर बेहोश पड़ी नियति को देखा तो उसे उस पर तरस आ गई। बीस्ट सच में एक जानवर है। इस मासूम सी बच्ची पर तो किसी को भी तरस आ जाए, फिर उन्हें क्यों नहीं आया? ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और कबर्ड से कपड़े निकालकर नियति के कपड़े चेंज करने लगी। अगली सुबह जब नियति की आंखें खुली तो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और खुद को संभालते हुए उठकर बेड के क्राउन से टिककर बैठ गई। जैसे ही उसने झुकी पलकों को उठाया, उसका सामना अब्रम से हुआ। वो उसे ही घूर कर देख रहा था। नियति उसे देखकर डर गई और बेड पर पीछे होकर बैठ गई। अब्रम को देखते ही उसका शरीर कांपने लगा था। उसने डर के सूखे घूंट को जबरदस्ती अपने गले से उतारा। तभी अब्रम ने होठों को तिरछा कर कहा, सो टर्टल रेडी हो मेरा टॉर्चर झेलने के लिए? ये सुनते ही नियति और डर गई और उसने खुद को खुद में ही समेट लिया। पर तभी अब्रम उसके पास गया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। नियति का हाथ पकड़ते ही उसे फील हुआ कि नियति को तेज फीवर है। कुछ सेकंड के लिए वो रुका और उसे देखने लगा, पर अगले ही पल उसने अपने ख्यालों को झटका और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा।
जब वो हॉल से नियति को लेकर विला के पीछे वाले हिस्से में ले जा रहा था तभी आस्था की नज़र उस पर पड़ गई और उसने अब्रम के सामने आते हुए कहा, बेटा नियति को कहाँ ले जा रहे हो? उसने कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दो बेटा, वो मासूम है। अब्रम ने गुस्से में नियति को देखकर दांत पीसते हुए कहा, आस्था आंटी आप जानती नहीं ये लड़की कितनी चालाक है। ये कोई मासूम लड़की नहीं, ये यहाँ मुझे नुकसान पहुँचाने आई है, इसे किसी ने भेजा है, ये किसी के कहने पर यहाँ आई है। तभी आस्था बीच में बोली, नहीं बेटा, नियति ऐसी लड़की नहीं है, ये तो सड़क पर मुझे बेहोशी की हालत में मिली थी, इसका एक्सीडेंट हो गया था और कोई इसकी मदद नहीं कर रहा था, तब मैं इसे अपने साथ अपने घर लेकर आ गई। आस्था आंटी आप ऐसे लोगों को नहीं जानती, ये छल कपट करने में माहिर होते हैं, ये सब इसकी चाल थी, पहले आपके पास पहुंचना और आपके जरिए यहाँ आना। उद्धरण चिन्ह। अब्रम को बीच में रोकते हुए आस्था जैसे कुछ बोलने को हुई कि तभी अब्रम ने उन्हें गुस्से में घूर कर देखा तो वो डर कर चुप हो गई और अपनी पलकें झुका ली। अब्रम नियति को खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा था। नियति आस्था को देखते हुए बार बार अब्रम से खुद को बचाने के लिए कह रही थी, पर आस्था मजबूर थी, अब्रम के आगे किसी की नहीं चलती थी, ये बात वो अच्छे से जानती थी। अब्रम उसे लेकर उसी जगह आ गया जहां उसने ब्लैकी को पिंजरे में बंद किया हुआ था। ब्लैकी को देखते ही नियति की आंखें डर से चौड़ी हो गई। तभी ब्लैकी भी नियति को देखकर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनते ही नियति बेहोश होकर वहीं गिर गई। ये देखकर अब्रम ने अपनी मुट्ठी बंद कर खुद से कहा, नॉट अगेन, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो टर्टल। ये बोलकर उसने नियति को फिर से अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर उसके कमरे की तरफ जाने लगा। टाइगर की नज़र जैसे ही उस पर गई, उसने दोनों को देखते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा बीस्ट नियति को टॉर्चर कर रहे हैं या उसे कुली की सर्विस दे रहे हैं। कल रात भी वो नियति को ऐसे ही ले गए थे और आज भी उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहे हैं। मुझे तो अब इस विला के मौसम के बिगड़ने की संभावना लग रही है। अगर मौसम बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दे, हमारे लिए ही अच्छा है, कम से कम बीस्ट हम पर गुस्सा तो कम करेंगे। ये सुनकर टाइगर ने पीछे मुड़कर देखा तो जैगुआ खड़ा उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। टाइगर उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और सिर हिलाकर चला गया। उसे जाते देखकर जैगुआ ने खुद से कहा, मेरे सवालों के जवाब तो किसी के पास नहीं होते, कितना इंटेलिजेंट हूं मैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए थे पर अब्रम को नियति पर रहम नहीं आया। वो उसे वैसे ही टॉर्चर करता रहा। इन 2 दिनों में उसने क्या कुछ नियति के साथ नहीं किया था। जब एक दिन नियति अपने रूम में सो रही थी, उसने चूहों को उसके रूम में छोड़ दिया और वो चूहे उसे काटने लगे। नियति जल्दी से उठकर बैठ गई और बैग के सिरहाने से चिपकते हुए उसने खुद को ही खुद में समेट लिया। चूहे बेड पर चढ़कर इधर से उधर कूद रहे थे, वही नियति रोते हुए खुद को उनसे बचा रही थी। ज्यादा रोने की वजह से वो अब सुबकने लगी थी। वही उसके रूम के बाहर विंडो के पास खड़ा अब्रम वाइन की सिप लेते हुए उसे देख रहा था। नियति को रोते तड़पते देखकर उसे सुकून मिल रहा था। वो सरकास्टिकली स्माइल कर रहा था। उसके अगले दिन अब्रम ने नियति को सारे दिन भूखा रखा। उसके बाद उसे कुत्तों से डराया। टॉर्चर का ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, पर उसे इतना टॉर्चर करने के बाद भी नियति का एक ही कहना था, वो कुछ नहीं जानती, और यही बात अब्रम के गुस्से को और बढ़ा रही थी। आस्था ने अब्रम का सही मूड देखकर उसे नियति के अतीत के बारे में बता दिया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और वो कैसे गांव से शहर आ गई थी। पर सब जानने के बाद भी उसे नियति पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने टाइगर और जैगुआ दोनों को बुलाया। वे दोनों ही उसके सामने अपना सिर झुकाए खड़े थे। दोनों को देखते हुए अब्रम ने कहा, मुझे बताओ उस रात तुम्हें टर्टल कैसे मिली थी? उद्धरण चिन्ह। टर्टल सुनकर पहले तो वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे, फिर दोनों ने ही अपने मन में कहा, ओ तो बीस्ट ने नियति का कोड नेम टर्टल रखा है। पता नहीं बीस्ट कहाँ से ऐसा नाम ढूंढ कर निकालते हैं। बेचारी कितनी मासूम खरगोश जैसी है और बीस्ट ने उसे क्या बना दिया कछुआ। तभी दोनों को खामोश देखकर बीस्ट ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, क्या तुम दोनों पर भी उसका असर हो गया है? एक बार में सुनाई नहीं देता। ये सुनते ही दोनों डर गए और तभी टाइगर जल्दी से बोला, बीस्ट वो उस रात अचानक से हमारी गाड़ी के सामने आ गई थी। आगे जैगुआ बोला, बीस्ट उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी से बचकर भाग रही थी और उसके फटे कपड़े तो आपने भी देखे थे। इतना बोलकर वो चुप हो गया। दोनों की बात सुनकर अब्रम ने सोचते हुए खुद से कहा, मेरी गाड़ी के सामने भी वैसे ही आई थी। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर वो नियति के कमरे में चला गया।
नियति बेड पर सिकुड़ कर बैठी थी कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनकर उसने झुके सिर को ऊपर उठाकर देखा। एक बार फिर अब्रम को अपने सामने खड़े देखकर वो डर गई। जहां उसकी आंखों में डर था तो वहीं अब्रम की आंखों में उसके लिए गुस्सा और शक भरा था। उसने अपने गुस्से को शब्दों का रूप दिया और उसे देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है। मुझे बताओ, तुम उस रात किससे बचकर भाग रही थी? कौन पड़ा था तुम्हारे पीछे? उसकी बात सुनकर नियति सोचने लगी। वो उस रात को याद कर रही थी जब वो आस्था की दवाई लेने केमिस्ट शॉप पर गई थी। नियति केमिस्ट शॉप से मेडिसिन लेकर बाहर आई ही थी कि तभी उसकी नज़र गाड़ी में बैठते समर्थ पर गई। उसे देखते ही नियति की आंखें खुशी से चमकने लगी। वो उसके पास जाने लगी पर तब तक समर्थ अपनी कार में बैठ चुका था। नियति की पहुंचने से पहले ही उसने कार स्टार्ट कर दी थी पर तभी नियति उसकी कार के पीछे उसे आवाज देते हुए भागने लगी। वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाए और रुककर हौंफने लगी। तभी एक काली परछाई ने उसे ढक दिया। उस परछाई को देखकर नियति ने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने 3 लोग उसे घेरे खड़े थे। उनके होठों पर कुटिल मुस्कान थी। उन्हें देखकर नियति डर गई थी। उनकी आंखों में उसे वासना साफ साफ दिख रही थी। तभी वो उन लोगों से पीछा छुड़ाकर भागने को हुई तो उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उनसे हाथापाई में उसके कपड़े कहीं कहीं से फट गए, पर वो उनकी पकड़ से छूटकर भागने में कामयाब रही। और तभी वो भागते हुए अचानक से टाइगर की कार के सामने आ गई। अभी नियति ये सब याद कर ही रही थी कि तभी अब्रम की कर्कश आवाज फिर से उसके कान में गूंजी। अब्रम ने उसे चुप देखकर कहा, हाँ, सोच लो, अच्छे से बना लो कोई नई कहानी। उसे देखते हुए नियति सिर हिलाने लगी तो ये देखकर अब्रम उसके पास गया और उसकी दोनों बाहें पकड़ के उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे झूठ और धोखा दोनों ही पसंद नहीं। नियति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ। उस रात कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बचकर भाग रही थी। ये सुनते ही अब्रम ने उसे छोड़ दिया और सोचते हुए खुद से कहा, शायद इस बार ये सही कह रही है, तभी इसके कपड़े फटे हुए थे, पर मैं इस पर इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर लूं? ये सब एक जाल भी तो हो सकता है, पर इस जाल को बुनने वाला आखिर है कौन? मुझे उसका नाम चाहिए जिसने इसे यहाँ भेजा है। ये सोचकर उसने नियति को देखा और मन में कहा, तुम अपना सच छुपाओ और मैं उसे बाहर निकाल लूंगा। क्या सच में नियति अब्रम से अपना सच छुपा रही है? कौन है नियति? किसके कहने पर आई है यूं अब्रम के पास? कौन है वो बुरा आदमी जो उस लड़की पर जुल्म कर रहा था? क्या कभी अब्रम की क्रूरता का अंत होगा? पढ़ने के बाद कमेंट और रिव्यू देना न भूलें। चनाइन, मुझे सुलाओ। अब्रम नियति को एक नज़र देखकर चला गया। उसके जाने के बाद नियति फिर से रोने लगी। उसे अपनी किस्मत पर ही रोना आ रहा था। पिछले 1 महीने से वो क्या कुछ नहीं सहती आ रही थी। उसने पिछले 1 महीने में जो कुछ भी सहा था वो सब उसकी आंखों के सामने एक रील की तरह चलने लगा। अपने अतीत को याद कर वो और जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज बाहर अब्रम के कानों में भी गई और उसके कदम कुछ पल के लिए रुके भी, पर फिर वो तेजी से आगे बढ़ गया। रात का समय। शीला जब अब्रम के रूम में गई तो खाने की खाली प्लेट देखकर उसके होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसने खाली प्लेट उठाए और गुनगुनाने लगी, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। शीला गुनगुनाते हुए ही अब्रम के रूम से निकल गई। वही अब्रम स्विमिंग पूल के पास बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसकी नजरें पूल के पानी को देख रही थी, पर उसकी आंखों के सामने बार बार नियति से जुड़ी घटनाएं आ रही थी। नियति का चेहरा देखते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अब्रम को अपने शरीर में कुछ हलचल महसूस हुई। अचानक से उसे अपना शरीर गर्म होता महसूस हुआ। उसका कान और चेहरा लाल पड़ने लगा। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें इतनी लाल थी जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। अब्रम ने वाइन के ग्लास को स्विमिंग पूल में फेंक दिया और वहां से उठकर उसी रूम में चला गया जहां वो खुद को टॉर्चर करता था। अब्रम टेबल पर हाथ रखकर झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे किसी बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और टेबल पर रखे हंटर को उठाकर उससे खुद को मारने लगा। 8-10 कोड़े मारने के बाद भी जब उसकी बेचैनी कम नहीं हुई, उसे सुकून नहीं मिला, तो उसने गुस्से में हंटर को फेंक दिया और खुद से कहा, क्यों आज मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा जो खुद को दर्द देने पर मुझे मिलता था? क्यों मेरी बेचैनी आज कम नहीं हो रही है? अब्रम ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और वहां से चला गया। ज्यादा ड्रिंक करने और दर्द में होने की वजह से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अचानक ही वो नियति के कमरे के पास आकर रुक गया और दरवाजे को देखते हुए बोला, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? फिर तिरछा मुस्कुराते हुए उसने आगे कहा, अब यहाँ आ ही गया हूँ
तो उससे पूछ लेता हूँ। टर्टल तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ सिर्फ मेरी चलती है बीस्ट की? ये मेरा जंगल है और यहाँ का मैं राजा हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए थे और फिर नियति के रूम का दरवाजा झटके से खोला। आवाज सुनकर नियति जो बेड पर सिकुड़कर सो रही थी, वो अचानक से डर कर उठ गई। अब्रम को इतनी रात में अपने कमरे में देखकर नियति ने डरते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम मेरे घर में रहती हो और मुझसे ही सवाल कर रही हो। ये मेरा घर है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ। तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? बोलते हुए उसने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाए तो ये देखकर नियति डर कर पीछे हो गई। तभी अब्रम उसके सामने जाकर बैठ गया और उसकी तरफ झुककर उसे देखते हुए कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, पर मुझसे ज्यादा नहीं, समझी तुम? तुम्हारा सच तो मैं जान कर रहूंगा, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैं उस रात सोया कैसे? क्या तुम्हें कोई जादू आता है? तुमने मुझे उस रात कैसे सुलाया? मैं इतने सालों में कभी नहीं सोया, फिर तुमने मुझे कैसे सुलाया? बोलो, बताओ मुझे जानना है, तुमने ये कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। नियति उसकी बात पर हैरानी से उसे देख रही थी। उसे कुछ बातें समझ आ रही थी तो कुछ बातें उसकी सिर के ऊपर से जा रही थी। वो कुछ कहती कि उससे पहले ही अब्रम ने कहा, आई वॉन्ट टू स्लीप राइट नाउ। चलो मुझे फिर से उस दिन की तरह सुलाओ, मैं सोना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मुझे रातों में नींद नहीं आती, मेरा सोने का मन करता है पर फिर भी मैं सो नहीं पाता। वो आवाज़ें मुझे सोने नहीं देती, मुझे सुलाओ नियति, मैं सोना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज़ भारी हो गई और उसकी आंखें बोझल हो गई। नशे में उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। तभी उसने नियति के पैरों को पकड़ फैला दिया तो नियति डर कर फिर से पीछे हटने लगी। ये देखकर अब्रम ने उसे कहा, डरो मत, यू आर सेफ विद मी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने नियति की गोद में अपना सिर रख दिया तो ये देखकर नियति चौंक गई। उसे देखकर नियति ने घबराते में खुद से कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पिछली बार इनके सोने की वजह से ही मुझे इतना कुछ सहना पड़ा और अब फिर से नहीं, मुझमें अब और हिम्मत नहीं है कि मैं इनका जुल्म सह सकूं। ये बोल वो अब्रम को अपनी गोद से हटाने लगी तो वहीं अब्रम ने अपनी बाहें फैलाकर उसकी कमर को अपनी बाहों में कैद कर कहा, है टर्टल, मुझे सुलाओ। तुम्हारी गोद में सिर रख कर मुझे नींद आती है, मुझे सुकून मिलता है, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे सुलाओ टर्टल। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसने नियति को और कसकर पकड़ लिया तो वो बेबसी से उसे देखने लगी और उसे देखते हुए ही मुंह बनाकर मन में बोली, ये आदमी नहीं, आदमी नहीं है, जानवर है, इसे मुझसे क्या चाहिए? मुझे टॉर्चर भी करता है और मुझे ही खुद को सुलाने के लिए भी कहता है। मैं कोई इसकी दाई माँ थोड़ी ना हूँ जो इसे लोरी गाकर सुलाऊंगी। और अपने हाथ पैर उसकी पकड़ से छुड़ाती हुई बोली, छोड़ो मुझे बदतमीज आदमी, दूर हटो मुझसे। नियति उसे अपने दोनों हाथों से दूर धकेल रही थी पर उसकी ताकत का अब्रम पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब्रम उसके धक्का देने से 1 इंच भी नहीं हिला। ये देखकर नियति ने मुंह बनाकर खुद से कहा, क्या भगवान जी किसी को आप इतना बलवान बना देते हैं और किसी को इतना कमजोर कि वो किसी का सामना भी ना कर पाए। वैसे ही ये आदमी जानवर है, ऊपर से इसके अंदर कूट कूट कर क्रूरता भरी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अफसोस भरी एक आह ली। तभी उसकी नज़र अब्रम की पीठ पर गई, उसकी शर्ट पर खून के धब्बे थे। ये देखकर नियति की आंखें बड़ी हो गई। उसे पहली रात की याद आई जब उसने अब्रम के पीठ के जख्मों को देखा था। इस बार उसे अब्रम पर दया नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा था। उसने अब्रम को खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश की पर जब थक गई तो उसने भी खुद को ढीला छोड़ते हुए बैग के क्राउन से अपना सिर लगा दिया और ऊपर देखने लगी। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू भर आए थे। उसे अपनी किस्मत पर ही रोना आ रहा था। खुद के बारे में सोचते हुए उसकी आंख कब लग गई उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब अब्रम की आंखें खुली तो उसे अपने ऊपर कुछ भारीपन महसूस हुआ। उसने अपने सिर को हिलाया और देखना चाहा तो उसकी आंखों के सामने काली जुल्फों का जाल बिछा था। उसने अपने चेहरे के सामने बिखरे बालों को एक तरफ किया और उठने लगा। उसके ज्यादा हिलने डुलने से नियति जो उसके पीठ पर सर रखकर सो रही थी उसकी भी आंखें खुल गई। उसने जैसे ही खुद को अब्रम के नजदीक पाया वो चौंक के उठकर बैठ गई। उसके ऊपर से हटते ही अब्रम भी उठकर बैठ गया और अपने सामने बैठी नियति को घूरने लगा। ड्रिंक करने की वजह से अब्रम को कल रात की बात याद नहीं थी, इसलिए उसे लग रहा था कि नियति उसके कमरे में आई है और यही सोचकर उसने एक बार फिर नियति पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
फिर से मेरे कमरे में आने की। उसकी बात सुनकर वो चौंक गई और उसे देखते हुए मन में बोली, क्या पागल जानवर है ये। जो मैंने नहीं किया उसका दोष भी मुझे देते हैं और जो खुद करते हैं उसका दोष भी मुझे ही दे रहे हैं। ये सोचकर नियति ने सफाई देनी चाहिए तो उसके हिलते होठों को देखकर अब्रम ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मुंह खोलोगी तो तुम झूठ ही बोलोगी, तो बेहतर होगा कि तुम चुप ही रहो। झूठ से मुझे सख्त नफरत है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा एक और झूठ सुनकर मैं तुम्हारी जान ले लूं। उसने ये बेहद गुस्से में कहा था। नियति उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर और उसकी कड़वाहट भरी बातें सुनकर डर से पीछे हो गई। उसे खुद से डरते देखकर अब्रम ने कहा, चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें अपने रूम में नहीं देखना। गेट आउट। ये सुनते ही नियति जल्दी से बेड से उतरकर खड़ी हो गई और एक पल की देरी किए बिना वहां से भागते हुए चली गई। उसके जाने के बाद अब्रम ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। फिर आंखें खोलकर उसने एक नज़र रूम को देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये उसका कमरा नहीं है। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और बेड पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, नो नो नो, मैं क्यों आया यहाँ। वो इस कमरे में थी, फिर मैं क्यों आया उसके रूम में। ये मुझे क्या हो रहा है। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। वहीं नियति अभी भी भागती जा रही थी कि तभी सामने आस्था को देखकर वो जल्दी से उसके गले लग गई। नियति आस्था के गले लगकर रो रही थी। आस्था प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए उसे चुप करवा रही थी, तभी वहां शीला आ गई। उसने दोनों को देखकर कहा, आस्था मैंने तुमसे पहले ही कहा था पर तुमने नहीं सुनी। अब देखो, हो गई न बेचारी लड़की बीस्ट के गुस्से का शिकार। उसकी बात सुनकर आस्था और नियति एक दूसरे से अलग हुई। नियति अभी भी सुबक रही थी, वहीं आस्था उम्मीद भरी नजर से शीला को देख रही थी। तभी शीला ने दोनों को देखते हुए कहा, मैं एक दिन छुट्टी पर क्या रही, यहाँ क्या से क्या हो गया। मुझे बताया स्नेहा ने हम दोनों के न होने की वजह से उसे बीस्ट के कमरे में जाने से डर लग रहा था, इसलिए उसने इस लड़की को भेज दिया। तुम्हें यहाँ इसे लाना ही नहीं था आस्था। उसकी बात सुनकर आस्था और नियति एक दूसरे से अलग हुई। नियति अभी भी सुबक रही थी, वहीं आस्था उम्मीद भरी नजर से शीला को देख रही थी। तभी शीला ने दोनों को देखते हुए कहा, मैं एक दिन छुट्टी पर क्या रही, यहाँ क्या से क्या हो गया। मुझे बताया स्नेहा ने हम दोनों के न होने की वजह से उसे बीस्ट के कमरे में जाने से डर लग रहा था, इसलिए उसने इस लड़की को भेज दिया। तुम्हें यहाँ इसे लाना ही नहीं था आस्था। उसकी बात सुनकर आस्था ने पलकें झुका ली, फिर कुछ सोचते हुए शीला की तरफ देख बोली, अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। ये मासूम है फिर भी साहब इसे दोषी मानते हैं। ये बेचारी तो खुद किस्मत की मारी है, इस दुनिया में इसका कोई नहीं था, इसलिए मैंने इसे अपना लिया। पर मुझे नहीं पता था मेरी वजह से ये यहाँ आकर कैद हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। नियति के बारे में सुनकर शीला को भी बुरा लग रहा था। उसने दोनों को देखकर आस्था से कहा, अभी इससे कहो कि जहाँ इसे बीस्ट ने रहने के लिए कहा है ये अभी वहीं जाकर रहे, क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। जो उनके खिलाफ गया वो उनके गुस्से का शिकार हो गया और मैं इस बारे में मैम साहब से बात करके देखती हूँ। अब वही हैं जो इसे बीस्ट से बचा सकती हैं। बीस्ट के आगे किसी की नहीं चलती, बीस्ट सिर्फ उनकी सुनते हैं। उद्धरण चिन्ह। शीला किस मैम साहब की बात कर रही थी। कौन है ये मैम साहब। क्या वो नियति को बीस्ट की कैद से आज़ाद करवा पाएंगी। क्यों अब्रम को दर्द में सुकून मिलता है। क्या नियति अब्रम का सुकून बन पाएगी। जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट करना न भूलें। चटेंट नियति का बीस्ट को जवाब देना। आस्था ने जल्दी से कहा, हाँ शीला तुम मैम साहब से बात करो। उद्धरण चिन्ह। नियति को समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों किसकी बात कर रही हैं। वो बस हैरानी से दोनों को देखे जा रही थी। तभी शीला की बात मानकर आस्था ने उसे वापस से कमरे में जाने के लिए कहा तो नियति चुपचाप उसकी बात मानकर वापस से उसी कमरे में चली गई। अब्रम को कमरे में ना देखकर उसने सुकून की सांस ली और बेड पर जाकर बैठ गई। वहीं उधर विमला अपने पति योगेश के सामने खड़ी थी। योगेश उसे शक की नजरों से देख रहा था। तभी विमला उसे खुद को ऐसे देखते देखकर मुंह बनाकर बोली, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं आप, मैंने क्या किया है। योगेश ने उसे घूरते हुए कहा, भाई साहब से बात हुई है मेरी, उन्होंने बताया कि बेला दिल्ली आई है। उद्धरण चिन्ह। तभी बीच में ही विमला चौंकते हुए बोली, क्या बेला दिल्ली आई है तो कहाँ है, यहाँ क्यों नहीं आई। उसकी बातें सुनकर योगेश कंफ्यूज हो गया, पर उसकी नजरें अभी भी लगातार उसके ऊपर बनी हुई थी। क्या तुम सच कह रही हो, बेला यहाँ नहीं आए। उसके पूछने पर विमला ने मुंह बनाकर कहा, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा मुंह कौवा ले जाए। अगर बेला यहाँ आए होती तो आपको दिखती नहीं क्या।
वैसे ये तो बताए बेला यहाँ आई क्यों है? उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने मन में कहा, ये बात तो मैं आपको कभी पता चलने नहीं दूंगी कि मैंने उसे भगा दिया है। उसके पूछने पर योगेश ने उसे गांव की सारी बातें बताई और बेला के वहां से भागने का रीजन भी बताया। सच विमला पहले से ही जानती थी, पर फिर भी उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे ये बात उसे अभी अभी योगेश से ही पता चली हो। क्या कहा? वो ठाकुर हमारी बेला से शादी करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। हाँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर बेला दिल्ली आई तो गई कहाँ? यहाँ तो वो किसी को जानती भी नहीं, एक हम ही तो है यहाँ उसके अपने, फिर वो यहाँ क्यों नहीं आई? योगेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वो बेला के लिए बहुत परेशान दिख रहे थे, तो वहीं उसे परेशान देखकर विमला मुंह बनाकर बोली, इतना क्यों सोच रहे हैं आप? इस शहर में हम ही अकेले नहीं है उसकी जान पहचान के, समर्थ भी तो है, यहाँ नहीं आई तो गई होगी उसके के पास। वैसे भी आपकी लाडली भतीजी के कारनामे कुछ कम नहीं है, पता नहीं उसमें ऐसा क्या है, हर कोई उसके पीछे ही पड़ा है। अरे हमारी सोना से तो ज्यादा सुंदर ना दिखती वो, फिर भी सबको बेला ही चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी ताने भरी बात सुनकर योगेश ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, विमला कभी तो अपनी कड़वी जुबान से कुछ अच्छा बोला करो, वो हमारी बच्ची है और तुम उसके बारे में ये सब कैसे बोल सकती हो? विमला उसी पल योगेश को बीच में टोकते हुए बोली, अच्छा, आपकी लाडली भतीजी कान पर कान करती रहे और मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकती? सुनिए जी, मैं पहले ही कहे देती हूँ, वो भाग कर आए है और इतने दिन से गायब भी है, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार रही होगी। अगर वो अब यहाँ आती है तो मैं उसे अपने घर में रुकने नहीं दूंगी। मेरी भी एक जवान बेटी है, उसकी संगत में रहकर वो भी बिगड़ जाएगी। बस विमला, बस बंद करो अपना मुंह, तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती है, लगाम लगाओ उस पर। योगेश को बीच में रोकते हुए विमला बोली, लगाम मेरी जबान पर नहीं, अपनी भतीजी पर लगाओ, जिसे अपने पीछे आशिक घुमाने से फुर्सत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो मुंह घुमाकर अपना पल्लू सही करते हुए अंदर चली गई। उसके जाने के बाद योगेश वहीं पड़ी चेयर पर बैठ गया और सोचते हुए खुद से बोला, बेला बेटा तुम शहर आई तो अपने चाचा जी के पास क्यों नहीं आई? कहाँ हो तुम बेटा? अब मैं तुम्हें कैसे इतने बड़े शहर में ढूंढूंगा? ये बोलते हुए योगेश ने अपने सिर पर एक हाथ रख लिया और सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट विला में अब्रम मिरर के सामने खड़ा ड्रेस अप हो रहा था। टाइगर उससे कुछ दूरी पर खड़ा उसे अपडेट दे रहा था। विकास मल्होत्रा ने एक बिजनेस पार्टी रखी है जिसमें उसने चीफ गेस्ट आपको बनाया है। बीस्ट आप वहां जा रहे हैं ना? अब्रम ने अपनी कॉलर ठीक की और ब्लेजर पहनते हुए टाइगर की तरफ मुड़ा, फिर उसे देखते हुए उसने कहा, कौन कौन आ रहा है इस पार्टी में? उद्धरण चिन्ह। उसके पूछने पर टाइगर ने कहा, बीस्ट सब आ रहे हैं, आपके राइवल्स भी और आपके स्पोर्ट्स उस पार्टी में सभी शामिल होंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अब्रम ने कुछ सेकंड का पॉज लिया और उसे देखते हुए कहा, ओके, तैयारी करो, मैं पार्टी में जाऊंगा और हमारे साथ टर्टल भी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और हैरानी से बोला, बीस्ट हम नियति को क्यों ले जा रहे हैं? वो वहां क्या करेगी? उद्धरण चिन्ह। अब्रम होठों को तिरछा कर बोला, टाइगर अभी तूने कहा ना उस पार्टी में मेरे राइवल्स और मेरे स्पोर्टर दोनों ही आ रहे हैं, तो पार्टी में टर्टल हमारे साथ जाएगी और उसे सभी देखेंगे। जिसने उसे भेजा होगा वो जरूर उससे मिलकर उससे बात करने की कोशिश करेगा। पार्टी में जो भी टर्टल से बात करता हुआ दिखा, समझ लेना टर्टल उसी की पॉपेट है, वो उसके कहने पर हमारे पास आई है। उद्धरण चिन्ह। अब्रम को देखते हुए टाइगर ने मन में कहा, आप सच में बीस्ट है, जितना खतरनाक आपका स्टाइल है उतना ही डेंजरस आपका माइंड भी है। बीस्ट कहाँ से कहाँ तक की सोच ली आपने, यू आर ग्रेट। चलो नियति, आज पता चल जाएगा तुम्हें किसी ने भेजा है या फिर तुम सच में एक मासूम टर्टल हो। उद्धरण चिन्ह। अब्रम से बात कर टाइगर जाने लगा तो अब्रम ने उसे रोकते हुए कहा, उसके लिए कपड़ों का इंतजाम करो, उसकी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि पार्टी में सबकी नज़र उस पर हो। मैं आज ये जानकर ही रहूंगा कि वो किसके लिए काम कर रही है। टाइगर ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और सिर हिला कर चला गया। उसके जाने के बाद अब्रम ने खुद से कहा, आज पता चल जाएगा तुम कितनी सच्ची हो, आज तुम्हारा सच मेरे सामने होगा और वो इंसान भी जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। उद्धरण चिन्ह। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब्रम सोफे पर राजा की तरह बैठा था। एक बार फिर नियति उसके सामने मुजरिम की तरह हाथ बांधकर सिर झुकाए खड़ी थी। तभी उसे देखते हुए अब्रम ने कहा, टर्टल यहाँ आओ। उसकी बात सुनकर नियति ने इधर उधर देखा तो उसके अगल बगल कोई नहीं था। टाइगर और जगुआ भी उससे दूर खड़े थे।
ये देखकर उसने खुद से कहा, यहाँ तो मेरे सिवा कोई और नहीं है। फिर इन्होंने टर्टल किसे कहा? उद्धरण चिन्ह। वो अभी इस बारे में सोच ही रही थी, तभी अब्रम ने फिर कहा, तुम्हें ही बुला रहा हूँ, तुम ही टर्टल हो और अब से यही तुम्हारा नाम है। अपना नाम याद रखना और मेरे एक इशारे पर मेरे पास चली आना। और धीरे नहीं, जल्दी चल कर आना। धीरे चल कर आओगी तो पैर काट दूंगा। ये सुनकर नियति सदमे में चली गई। उसने मुंह बना लिया और मन ही मन अब्रम को सुनाने लगी, जल्लाद आदमी, जानवर नाम ही नहीं, जानवर जैसी शख्सियत भी है आपकी। मेरा नाम नियति है, मेरे 2 हाथ 2 आंखें 1 नाक और 1 ही मुंह है और मैं एक इंसान जैसी दिखती हूँ। फिर भी मुझे एक जानवर बना दिया। दरिंदा कहीं का, मेरे पैर कटेगा, कीड़े पड़ेंगे तुझे। अब्रम को मन ही मन कोसते हुए वो धीमे कदमों से उसके पास जा रही थी तो वही अब्रम ने उसे इतना स्लो चलते देखकर कहा, सही नाम रखा है मैंने तुम्हारा, टर्टल। तुम कितनी स्लो हो। ये सुनते ही नियति में न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने अब्रम के इस बात का जवाब देते हुए कहा, खरगोश को खुद पर बहुत घमंड था कि कछुआ उसे कभी हरा नहीं सकता। पर कछुए ने अपनी धीमी चाल से ही उसका घमंड तोड़ दिया और उसे जीत कर साबित कर दिया कि किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अपने सामने नियति को बोलते देखकर अब्रम हैरान हो गया था तो वहीं टाइगर और जैगुआ वे दोनों तो सदमे में चले गए थे। टाइगर ने हैरानी से नियति को देखते हुए मन में कहा, क्या बात है, पहली बार किसी ने बीस्ट को जवाब दिया है। इसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। इतनी सी है और बीस्ट से पंगा, कहीं इसे बीस्ट से पंगा लेना भारी न पड़ जाए। जैगुआ नियति को देखते हुए मन में बोला। अब्रम ने अब तक नियति को अपने सामने रोते या गिड़गिड़ाते हुए देखा था, पर आज पहली बार नियति ने उसकी बात का डटकर जवाब दिया था, बल्कि उससे नजरें मिलाए हुए थी और वो भी नियति की आंखों में गुस्से से देख रहा था। नियति उसकी आंखों में ही देखते हुए उसके पास आ गई। नियति को आज खुद से न डरते देखकर अब्रम अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जलने लगा था। तभी उसने अचानक से नियति का हाथ पकड़ लिया और उसे झटके से खींचा तो वो उसके ऊपर गिर गई। उसके दोनों हाथ अब्रम के कंधे पर आ गए थे और वो उसके ऊपर झुकी हुई हैरानी से उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे उससे कह रही हो, ये क्या बदतमीजी है। वहीं अब्रम ने भी गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत हिम्मत आ गई है, तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है क्या टर्टल? अगर ऐसा है तो गलती से भी ये गलती मत करना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातों ने एक बार फिर नियति के अंदर उसका डर भर दिया था। ये देखकर अब्रम होठ तिरछा कर मुस्कुराया और नियति के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसने नियति के हाथ को इतनी कसकर पकड़ा था कि उसे दर्द होने लगा था। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अब्रम से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अब्रम की पकड़ से आज़ाद हो पाना उसके लिए नामुमकिन था। जब नियति का चेहरा दर्द से पूरी तरह लाल पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, तब अब्रम ने उसे खुद से दूर कर दिया तो वो उससे अलग होकर फर्श पर जा गिरी। उसे अलग करते हुए अब्रम खड़ा हुआ और उसके पास जाते हुए बोला, तुम्हारी औकात इतनी ही है, यही तुम्हारी जगह है तो आगे से कभी भी खुद को ऊंचा उठाने की सोचना भी मत। तुम आज शाम को मेरे साथ एक पार्टी में जा रही हो तो तैयार रहना। अगर तुमने मुझे इंतजार करवाया तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी कर वो चला गया। नियति उसे भीगी आंखों से जाते हुए देख रही थी। आज का दिन भी उसका बाकी दिन की तरह रोते हुए बीता था। धीरे धीरे शाम ढल रही थी और नियति अपने कमरे में बेड पर बैठी सोच रही थी, क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है मेरा यहाँ आना। तभी उसकी आंखों से फिर से एक बूंद कतरा आंसू बह गया और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कहीं दरवाजे के बाहर अब्रम न हो ये सोचकर फिर से नियति डर गई। उसकी धड़कन अगले ही पल दिखने वाले बीस्ट के चेहरे को देखकर ही बढ़ गई थी। तभी स्नेहा दरवाजा को धक्का देते हुए अंदर आई। उसके हाथ में कुछ सामान था। उसने सामान को टेबल पर रखते हुए कहा, तुम तैयार हो जाओ, बीस्ट हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। स्नेहा उसके लिए ड्रेस और कुछ मेकअप का सामान लेकर आई थी। नियति बेड से उठी और ड्रेस उठाकर देखने लगी। जैसे ही उसने ड्रेस देखी वो चौंक गई। उसने ड्रेस को देखते हुए गुस्से में कहा, ये कैसे कपड़े हैं, मैं ये नहीं पहन सकती। क्या अब्रम अपने प्लान में सक्सेसफुल होगा? कैसे बचेगी नियति अब्रम की इस चाल से? क्या कभी योगेश जान पाएगा विमला की चाल को?